नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। रात को 10 बज चुके हैं और सत्य हिंदी पर इस वक्त बहस का डिबेट का विषय है। बातचीत शुरू करने के पहले हम एक छोटी सी अपील करेंगे सत्यहिंदी.com की ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता के लिए। हम आप जो दर्शक जनार्दन है, जो जनता जनार्दन है, उनसे छोटी सी अपील करेंगे कि आप हमारी आर्थिक मदद भी करें ताकि हम अपनी ईमानदारी से पत्रकारिता कर सकें। और इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और उसमें थोड़ा सा आर्थिक मदद करके सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। साथ ही साथ अगर हो सके तो आप सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लें। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से पंजाब के चुनाव हुए और उसके साथ साथ 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसने 2 तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। पहली तस्वीर ये स्पष्ट कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वक्त अपराजय की स्थिति में पहुंच चुकी है। जबकि चुनाव के पहले कहा जा रहा था कि जिस तरीके की महंगाई है, जिस तरीके की बेरोजगारी है, जिस तरीके का कोरोना के जमाने का मिसमैनेजमेंट है, इसका असर पड़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती। इसके साथ साथ गोवा में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाई उसने, मणिपुर में भी उसकी सरकार बनी हुई है। तो जहां आशंका जताई जा रही थी वहीं भारतीय जनता पार्टी भारी विजय के साथ आगे दिखाई पड़ रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने तमाम समीकरणों को उलट पुलट करते हुए एक ऐसी विजय दर्ज की है जो आने वाले दिनों में किस्से और कहानियों की बात हो सकती है। 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं और ज्यादातर उनके सांसद नए हैं, बिल्कुल नए, जैसे दिल्ली के अंदर उन्होंने चमत्कार किया था। लेकिन इन 2 जीत के साथ साथ एक नई कहानी भी शुरू हो गई। कहानी ये शुरू हो गई कि 2024 में क्या आने वाला मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल के बीच में होने वाला है। और यह कहा जाने लगा कि अब अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की जगह नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं और वो कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस कर सकते हैं। और जब ये कहानी चली रही थी, इस बीच में एक तीसरी कहानी शुरू हो गई है। और तीसरी कहानी जो शायद पहली 2 कहानियों से निकली है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव होने वाले थे और एमसीडी के चुनाव में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से पराजित हुई थी। लेकिन चुनाव घोषणा के 1 घंटे पहले हम कह सकते हैं कि चुनाव को टाल दिया गया और उसकी तिथियों का ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से यह संदेश आया कि जो एमसीडी इस वक्त 3 हिस्सों में बटी हुई है, अब उसको 1 कर दिया जाएगा, यानी 2012 की स्थिति पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अटकलों का बाजार गर्म हो गया। पहली अटकल ये लगाई जाने लगी और आम आदमी पार्टी में इस बात को लेकर चिंता है। मैं आपको जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली की विधानसभा को भंग करके 1993 की पहले की स्थिति पैदा कर दी जाए। अगर वैसी स्थिति पैदा होती है जिसकी उम्मीद और आशंका काफी समय से जताई जा रही थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि दिल्ली दुनिया के दूसरी राजधानियों के तरीके से वहां पे म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिए, मेयर होना चाहिए, और एक दूसरे राज्य की, दूसरी पार्टी की सरकार होने से दिक्कत पैदा होती है। तो एक आशंका ये जताई जा रही है और दूसरी आशंका ये जताई जा रही है कि ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल को समय से पहले, बहुत बड़ा होने के पहले उनको रोकने की एक रणनीति बना रखी है। यानी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में ही उनकी राजनीति को खत्म कर दिया जाए, भले ही वो पंजाब में रहे। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो फिर इसके क्या नतीजे होंगे? और इसी से नाराज होकर अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का चुनाव लड़कर दिखाए, अगर वो ना हार जाए तो फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा, यानी आम आदमी पार्टी राजनीति छोड़ देगी। अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि वो राजनीति छोड़ देंगे, ये अपने आप में बीजेपी को खुली चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो नए राजनीतिक समीकरण, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का कद बढ़ा है, क्या उसके मद्देनजर नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कोई नई रणनीति बना रखी? इसी पर करेंगे चर्चा और बातचीत। इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दिलबर गोठी और हमारे साथ मौजूद है मनोज मिश्रा जी, जो दिल्ली को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पूरा जीवन उन्होंने दिल्ली को समझने में लगाया, यहाँ की राजनीति को समझने में लगाया। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं, साथ साथ सबा नकवी है जिनकी किताब सेड्स ऑफ द सैफरन, और अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो शायद आपने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर भी एक किताब लिखी थी, मुझे अभी याद आ रहा है काफी पहले। तो आपने बीजेपी को भी अंदर से देखा और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी अंदर से देखा। सहगल है जी, तो मैं आपके पास आऊंगा सभा। लेकिन दिलबर जी, ये जो पूरी बातचीत, ये जो पूरी कहानी बुनी जा रही है,
और आपने भी सत्य हिंदी के लिए लिखा है, उसमें आखिरी लाइन में अपनी आशंका जताई है। क्या ये आशंका निर्मूल है कि जिस तरीके से एमसीडी को एक किया जा रहा है? देखिए, एमसीडी को एक करना तो बहुत पहले से चर्चा ये हो रही थी कि एमसीडी को एक किया जाए। सत्य हिंदी में मैंने पिछले अक्टूबर में भी एक लेख लिखा था कि क्या बीजेपी अब तीनों नगर निगमों को एक करके चुनाव लड़ेगी। तो ये पिछले 6 महीने से सोच चल रही थी। लेकिन ये भी सच है कि पंजाब के रिजल्ट आने के बाद ये पंजाब के रिजल्ट आने से पहले ही बल्कि बीजेपी को ये आभास हो गया था कि वहां पर केजरीवाल की पार्टी जीत रही है। तो इसीलिए 10 मार्च को काउंटिंग थी और 9 मार्च को ये फैसला कर लिया गया कि दिल्ली में नगर निगमों को एक कर दिया जाए। मेरी दिल्ली बीजेपी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी रिजल्ट आने से करीब 10 दिन पहले, 1 मार्च के आसपास। तो मैंने उनको कहा कि पंजाब में केजरीवाल जीत रहे हैं, तो आपका ये तो सीधा असर पड़ेगा दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर। ये मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि पिछली बार 2017 में इसी तरह जब इलेक्शन हुए थे और पंजाब में आम आदमी पार्टी बुरी तरह हार गई थी, तो दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की हार हो गई थी, तो वो सीधा असर पड़ने वाला था। तो बीजेपी के उस सीनियर नेता ने मुझे कहा कि हमारा प्लान बी तैयार है। मैंने कहा वो क्या? कि अगर हम देखेंगे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत रही है तो फिर नगर निगम के चुनाव नहीं होंगे। ये बड़ा उन्होंने साफ साफ कहा था। तो वो प्लान बी जैसे ही इनको 7 तारीख को जैसे ही एग्जिट पोल आए, पता चला कि आम आदमी पार्टी वहां जीत रही है, तो उसके बाद प्लान बी लागू कर दिया गया। और 10 तारीख को इसलिए नहीं किया गया कि काउंटिंग आने के बाद किया जाता तो सीधा आरोप लगता कि जी पंजाब में जीत गई इसलिए कर दिया। तो 9 तारीख को दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 5:30 बजे तक शुरू नहीं हुई। फिर 5:30 बजे आकर उन्होंने ये कहा जी कि चूंकि कम्युनिकेशन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो इसलिए अभी हम उसको इस घोषणा को टाल रहे हैं। तो तब ये तय हो गया था कि अब चुनाव दिल्ली में फिलहाल नगर निगम के चुनाव नहीं होने जा रहे। तो ये राजनीति तो बीजेपी की साफ साफ है कि नगर निगम के चुनाव टाले जाएं। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है हार के डर से या जैसे भी है, लेकिन ये सीधा सीधा बीजेपी का प्लान था कि अगर हम पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई, हालांकि बीजेपी का पंजाब में कुछ नहीं था। पंजाब में उनको मालूम था कि 2 से 4 सीटें आने वाली हैं, तो वो पंजाब के बीजेपी के इलेक्शन रिजल्ट से कोई मतलब नहीं था। लेकिन आम आदमी पार्टी वहां जीती तो सीधे सीधे दिल्ली में चुनाव टल जाएंगे, ये पहले से तय। बट दिलबर जी, जो आशंका इस वक्त जताई जा रही, कि ऐसा तो नहीं है कि जो बार बार कहा जा रहा कि भाई दुनिया की किसी भी स्टेट जो सेंट्रल कैपिटल में आप जाइए, वहां की राजधानी में जाइए, तो वहाँ मेयर सिस्टम है, वहाँ म्यूनिसिपैलिटी का सिस्टम है, वहाँ पे जो है वो सरकारें नहीं है, क्योंकि पैनल गवर्नमेंट होती दिक्कत होती है। और ये बात बीजेपी आज से कई साल पहले के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये तर्क दिया जा रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जी, मैं आपको बताऊं कि जब ये संविधान बना था तब भी ये डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था कि दिल्ली में जो है वो लोकल सेटअप होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कोई स्टेट नहीं होनी चाहिए। ये उनका तभी, ये मेरी इस बारे में काफ़ी बात हुई, जो SK शर्मा हैं, काफ़ी संविधान के ज्ञाता हैं, दिल्ली असेंबली के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो उनका ये कहना था कि ये बात उस समय भी उठी थी। तो उस समय 3 बड़े देशों, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, तीनों चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर वाली कंट्रीज हैं, तो वहाँ ये बात देखी गई कि वहाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट, कैपिटल की कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ लोकल सेटअप ही है। तो इस बात की हिमायत की गई कि लोकल सेटअप ही होना चाहिए। इसीलिए आप जब 1957 में दिल्ली नगर निगम का एक्ट बना, तो उस समय जो पहले, उससे पहले विधानसभा थी, चौधरी वरुण प्रकाश उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस तो विधानसभा को भंग कर दिया गया और सिर्फ दिल्ली को नगर निगम दिया गया। दिल्ली नगर निगम के अंडर क्या क्या डिपार्टमेंट थे ये भी आप जानकर हैरान होंगे। तब दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली नगर निगम ट्रांसपोर्ट भी हैंडल करती थी, बिजली भी हैंडल करती थी, पानी भी हैंडल करती थी, मिल्क सप्लाई भी करती थी, एजुकेशन भी, सब कुछ दिल्ली नगर निगम के अंडर था। और 57 से लेकर 66 तक, यानी कि करीब 10 साल दिल्ली में कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं थी।
कोई कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, सिर्फ एमसीडी ही चलाया करती थी। तो एमसीडी को रखा जाए और स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पहले ना हुई हो। पहले दिल्ली ये 10 साल देख चुकी है। तो इसलिए अगर बीजेपी के दिमाग में ये बात है कि स्टेट गवर्नमेंट की दिल्ली को जरूरत ही नहीं है, या स्टेट गवर्नमेंट को इतना कमजोर कर दिया जाए, जैसा कि पहले भी जितने अधिकार थे वो ले लिए गए हैं, संसद में संविधान संशोधन विधेयक पास करके ले लिए गए हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट की हालत तो पहले भी काफी कमजोर कर दी गई है। तो ऐसे में एमसीडी को मजबूत करके और सिर्फ एमसीडी को ही रख दिया जाए तो एक सोच ये हो सकती है। बिल्कुल। मनोज मिश्रा जी, आपको क्या लगता है, जो आशंका जताई जा रही है इस वक्त, और वो पावर कॉरिडोर में इस बात को गंभीर चिंता है, आम आदमी पार्टी में भी इस बात को लेकर गंभीर चिंता है कि ऐसा तो नहीं, अगर ऐसा होता है तो फिर अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के पॉलिटिक्स से क्या होगा? नहीं, मैं थोड़ा सा इससे भिन्न हूँ। असल में हम लोग इस बात पर लिखते रहे और आज भी मैं इस बात पर हूँ कि दिल्ली का क्या सेटअप हो, इस पर एक अच्छी चर्चा जैसे आप कर रहे हैं, इस तरह से एक बृहद चर्चा की जरूरत है। क्योंकि जब नगर निगम बना 57 में और फिर पहले 52 में विधानसभा बनी इसी ग्रेड की, और उसको कह दिया गया कि न ये फिजिबल है ना पब्लिक को, और फिर 57 में, 66 में महानगर परिषद और 93 में विधानसभा बनी। विधानसभा बनाने का आंदोलन सबसे ज्यादा दिल्ली में प्रभावी ढंग से जनसंघ और भाजपा जो आज की है उसी के लोगों ने चलाई थी, क्योंकि तब ये स्थिति थी कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी और दिल्ली में प्राय भाजपा की सरकार थी महानगर परिषद में। तो ये कन्फ्लिक्ट, आपस की लड़ाई उसके चलते ज्यादा होती थी। जब सिचुएशन यहाँ तब बदली जब केंद्र में अटल जी की सरकार बनी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी, तब इन लोगों को लगा कि पावर का संतुलन भी बिगड़ रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद, आम आदमी पार्टी के आने के बाद स्थिति और बदल गई, क्योंकि जितनी मेजोरिटी से वो लगातार 2 चुनाव जीते, उसके बाद ये आशंका जो आज जताई जा रही है इसमें दम लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई कंट्रडिक्शन केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार का है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला जो लंबित है कि अफसरशाही पर किसका नियंत्रण हो, जब तक वो फैसला आता नहीं है तब तक थोड़ी सी लेकिन परंतु है। लेकिन खुदा ना खास्ते अगर वो फैसला, जैसे पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो 66 में से 63 विषय जो जिसको हम गैर आरक्षित विषय कहते हैं, वो दिल्ली सरकार के पास उसी तरह से है जैसे बाकी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में है, और उस पर फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र है। अगर उसी तरह का कहीं अफसरशाही पर भी फैसला आ जाए तो स्थिति हो जाएगी कि भाजपा जो आज सोच रही है। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने नगर निगम चुनाव की तैयारी काफी पहले से कर ली जी। उनको ये लगने लगा कि अगर हम नगर निगम भी जीत लेंगे तो हम संपूर्णता से दिल्ली को अपने पास कर लेंगे। और जो अरविंद केजरीवाल आज चुनौती दे रहे हैं उसके पीछे वो तैयारी है। इसके ठीक विपरीत भाजपा ने जो 9 तारीख को किया केंद्र सरकार के, वो उस पर सवाल उठना लाजिम लग रहा है, क्योंकि अगर ये करने के लिए कोई, जैसे 2011 में जब नगर निगम को 3 हिस्से में बांटा गया तो तब भी शीला दीक्षित की मंशा साफ दिख रही थी। तो उनको ये लग रहा था कि दिल्ली सरकार के समानांतर नगर निगम चल रही है, 87% दिल्ली पर नगर निगम की पैरेलल गवर्नमेंट है। और आज भी सारे अधिकार, जैसे अभी दिलवर जी बता रहे थे कि बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट सब वापस लेने के बाद भी आज भी कॉरपोरेशन के पास हाउस टैक्स और पैसे आमदनी की जरिया है। ये अलग बात है, भ्रष्टाचार या किन्हीं कारणों से केवल साउथ एमसीडी ही फायदे में है, नॉर्थ एमसीडी के जैसे तैसे अपना खर्चा चला रही है, और पूर्वी जो है वो कंगाली के हाल पे अपने सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये स्थिति बदलने के लिए मुझे लग रहा था कि पहले से ही इस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि या तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम को ताकतवर बनाया जाए या उनको नया स्वरूप तीनों को मर्ज कर दिया जाए। जी, तो ये तर्क बीजेपी की तरफ से दिया जाता है कि दरअसल जो है वो
तीनों अलग अलग एमसीडी होने की वजह से एमसीडी की हालत इतनी खराब है, लिहाजा एक कर दिया जाए। लेकिन अगर तीनों एक साथ हो जाते हैं, अगर एक भी हो जाए और असेंबली फिर भी बनी रहे, उस स्थिति में भी मुख्यमंत्री की पावर और सरकार की जो राज्य सरकार की ताकत जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक पैरेलल पावर सेंटर हो जाएगा। सभा जी, ये जो पंजाब की जीत है, ये अगर आपको याद होगा कि 2015 में जब आम आदमी पार्टी 67 सीट लेकर आई थी, उसके फौरन बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर हमला हुआ, खुद अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हुआ और उनके भ्रष्टाचार के तमाम तरीके के आरोप लगे, उनके विधायकों की गिरफ्तारी की गई, उनके अपने मंत्री को उठा लिया गया, क्या अब उसी तरीके का कन्फ्रंटेशन एक बार फिर शुरू हो गया है? क्योंकि पंजाब में जीतना बीजेपी के लिए लगता है अगर इस ब्रांड को अभी नहीं रोका गया, अभी कमजोर नहीं किया गया, तो आने वाले समय में उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। देखिए आशुतोष, शुरू से ही मैं मानती हूं कि अरविंद केजरीवाल के कुछ मुकाबले नरेंद्र मोदी से ऐसे हुए हैं कि और किसी नेता के हुए नहीं है। एक तो पहले चुनाव में आपको याद है जो प्रधानमंत्री को जो सूट बूट वाला जो वो अपना सूट पहन के वो पहुंच गए थे, जब पहली बार 2015 में, जब आप मुझसे बेहतर जानते हैं सब कुछ उस दौर का, लेकिन उस बार वो बहुत ह्यूमिलेटिंग मौका था प्रधानमंत्री के लिए। जिस तरह से 6 महीने के बाद, 2014 के 6 महीने के बाद एक नई पार्टी, हालांकि 2013 में भी आम जीती थी, लेकिन एक ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी को मिली और अरविंद केजरीवाल की छवि हमेशा पार्टी से बड़ी रही है। उसके बाद 2015 के बाद मैं ये भी मानती हूं कि अगर मानिए कि हम कुछ ट्रांसप्लांट कर देते और उनको कांग्रेस का नेता बना देते, क्योंकि कांग्रेस के पास हर जगह स्ट्रक्चर्स हैं, इनके पास छोटी सी पार्टी है, कांग्रेस का भी प्रॉब्लम है उनका लीडरशिप को लेकर। क्रेडिबली अरविंद केजरीवाल की इमेज, चाहे जो भी क्रिटिसिज्म हो, उनकी पार्टी से बड़ी है। वो एक बीजेपी के दौर में एक नई पार्टी उभर के आई है। फिर आप चलिए, इससे पहले पंजाब पहुंचने से पहले 2020 में हम लोग चले, वो बीजेपी के लिए आइडियोलॉजिकल हार थी, क्योंकि सीएए का मुद्दा दिल्ली में बहुत तेजी से हो रहा था। 12 दिसंबर 2019 को वो सीए का बिल शायद आया था, उसके बाद वो प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। उस दौरान चुनाव हुआ, मेरे ख्याल से फरवरी की 8 तारीख को रिजल्ट आए, और किसी तरह और वो जिस तरह के स्लोगन उठे, गोली मारो सालों को, भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई उसको कम्युनलाइज करने के लिए, कर नहीं पाए, और अरविंद केजरीवाल फिर से जीत गए। उनके तरीके अलग थे, और लेकिन वो फिर से जीत गए। और उसके कुछ दिनों बाद दिल्ली में दंगे भी हुए हैं, लेकिन वो अलग बात है, उसकी अलग बात हम करते हैं। तो 2 बार अरविंद, एक छोटी सी पार्टी ने एक बड़ी सी हार भाजपा को दे दी है अपने 10 साल के इतिहास में, ये हमको मानना पड़ेगा, और वो भी दिल्ली में, और जहां सारी मीडिया होती है, जहां सब लोग नेशनल अटेंशन होता है, ये हो चुका है आम आदमी के इतिहास में। और अरविंद केजरीवाल की खुद की इमेज में उतनी कमी है नहीं। हम लोग क्रिटिक कर सकते हैं, हम लोग जो कह सकते हैं कि उस दौर में दिल्ली राय, जो भी हो, मुद्दा अलग अलग लोग उठा सकते हैं। बहुत लोगों ने इस पार्टी के साथ बहुत क्रिटिसिज्म्स भी हुए हैं, लेकिन 2 बार हम कोई इससे, ये फैक्ट है कि बड़ी हार छोटी पार्टी ने, बड़ी पार्टी, बहुत मोदी ईरा की पार्टी को आम आदमी पार्टी ने दी है। अब इस बीच आम आदमी पार्टी ने फिर से एक ऐतिहासिक जीत पंजाब में उस आम आदमी पार्टी को मिली है। जब पूरा जो ऑपोजिशन का जो पूरा खेमा है, वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के बाद, और जिस तरह कांग्रेस हर जगह हारी है, आप अगर पार्लियामेंट में जाएं, मैं गई नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं कवर कर चुकी हूं, वहां जो माहौल है वो बिल्कुल डिप्रेस्ड माहौल है ऑपोजिशन के बीच में, क्योंकि वो ऑपोजिशन को अपनी रणनीति दिख ही नहीं रही है। अब करेंगे क्या? बीच वाली पार्टी कांग्रेस तो गिर गई है। आप छोड़िए कि हम लोगों ने बहुत गौर उत्तर प्रदेश में भी किया। उत्तर प्रदेश ठीक है, वहां लड़ाई हुई, अखिलेश यादव लड़े और हारे, लेकिन कांग्रेस तो हर जगह बैठ गई है, ये लग रहा है लोगों को। और इस बीच में तो 2 चीज, तो जो पूरा जो नेशनल ऑपोजिशन स्पेस है, उसमें कुछ उम्मीद ही नहीं दिख रही है। उस बीच में अब बात ये शुरू हुई है कि अरविंद केजरीवाल की इमेज तो हमेशा बड़ी थी पार्टी से, अगर कांग्रेस हर जगह कोलैप्स करेगी, अगर ये होगा, मैं ये नहीं मानती कि देखिए पंजाब में भी आम आदमी पार्टी, आप भी जानते हैं, 2014 में ही 4 MP जीत के आ गए थे, है ना, एकदम से आश्चर्य से।
वो एक अजीब सा, मैं कभी समझ नहीं पाई, क्योंकि पंजाब पे मेरी वो पकड़ नहीं है, लेकिन वो जीत के आ गए थे 4 MPs। वो एक माहौल था, अन्ना मूवमेंट जो भी हो, चाहे वो मोदी लहर में नहीं थे पंजाब के लोग, लेकिन ये सब हो चुका है। तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि आप कुछ कैलकुलेशंस अपसेट कर देगी, जिस अब उस दौर में जहां ज्यादा कैलकुलेशन ऑपोजिशन के पास है ही नहीं आशुतोष। इसलिए वो अंग्रेजी में जो कहते हैं ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज, आप में ऑपोजिशन फोर्स की वो उम्मीद लग रही है कि वैक्यूम बनता जा रहा है और उनकी इमेज ठीक ठाक है। तो इसीलिए मुझे कोई शक नहीं। और एक बात आपने कहा, मैंने किताब दिल्ली के चुनाव पे लिखी थी, क्योंकि मुझसे इतनी एक्साइटिंग विक्ट्री थी कि 20 दिन में मुझसे पब्लिशर ने कहा आप लिखिए। मैंने लिखी दिल्ली के चुनाव पे। इट वाज कॉल्ड कैपिटल कॉन्क्वेस्ट। वो पूरा किया। हाँ बिल्कुल। हाँ तो प्रिया, आपको ये लड़ाई दिखाई पड़ती है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल वो शख्स थे जो सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती देने पहुंच गए थे बनारस, और बनारस में उस वक्त नरेंद्र मोदी का तूफान था, फिर भी वो नंबर 2 पे थे और 2 लाख से ज्यादा वोट पाए थे। ये अलग बात है, उसके बाद वो दोबारा कभी बनारस पलट के नहीं गए। उसके बाद आपको याद होगा कि सरकार बनने के बाद वो अकेले शख्स थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को मेगेलोमेनियाक कहा था, और बहुत ही आक्रामक तेवर था उस वक्त उनका। और नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं कि वो भूलते नहीं अपने दुश्मनों को, और खासतौर पर उनको जो उन पर पर्सनल हमले करते हैं। तो क्या आप दो चीजें, एक, क्या आप मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल देख रही हैं, या आप ये देख रही हैं कि अरविंद मोदी को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल भविष्य में उनके लिए खतरा हो सकते हैं, लिहाजा इनको यहीं पे निपटा दिया जाए? बिल्कुल, मैं आपका आखिरी सवाल से पहले शुरू करती हूँ आशुतोष। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी को नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक खतरा है, पूरे ऑपोजिशन को लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक खतरा बन सकता है, जिसको हम कहते हैं ना डिसरप्टर। उस तौर से अरविंद केजरीवाल आए हैं पॉलिटिक्स में। तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे उनकी ममता भी हो जिनको वो बड़ी दीदी बड़ी बहन कहते हैं, या शरद पवार डीएमके, सब चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसा शख्स आगे ना आए। कांग्रेस आ जाए लेकिन अरविंद केजरीवाल आगे ना आए। तो एक तौर से अरविंद केजरीवाल बाकी सब पार्टीज को यूनाइट करते हैं, जैसे कि हमने पिछली पंजाब के चुनाव में 2017 में जो हुए थे, जब लग रहा था कि अकाली दल हार जाएगी और कांग्रेस और आप के बीच में मुकाबला हो रहा है और आप आगे है। हमें पता है आरएसएस ने कह दिया था कि अपनी वोट कांग्रेस के खेमे में डाल दो ताकि आम आदमी पार्टी आगे ना आए। तो ये एक पार्टी है जो सबको यूनाइट करती है, वो है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिक्स है बहुत फ्लेक्सिबल है, जैसे कि सभा ने बात की जब सीए के राइट्स हुए थे, दंगे भी हुए थे दिल्ली के, उस समय बयान भी आए थे गोली मारो सालों को, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ज्यादा कम्युनलाइज नहीं किया। वो ना तो वो माइनॉरिटीज के बिल्कुल सपोर्ट में आए, उन्होंने बड़ी क्लेवर राजनीति करी है। उन्होंने बीच में आई थिंक जब धारा 370 हटी थी उस समय में, उन्होंने बीच में बिल्कुल उनको समझ गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी है, जो भी उनके खिलाफ जाता है वो उनके बैकफायर करता है। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी दिल्ली के चुनाव के 5-6 महीने पहले बिल्कुल बदल ली थी। 370 पे उन्होंने बहस ही नहीं की, उन्होंने सपोर्ट कर दिया। मतलब अब ये मामला में हम बहस नहीं करेंगे, माइनॉरिटी के मामले में हम बहस नहीं करेंगे। तो वो जानते हैं कि जो बीजेपी का लेवल प्लेइंग फील्ड है उसमें हम मत टक्कर लो बीजेपी से, अपनी फील्ड बनाओ। इसलिए उन्होंने वो अपना हज का वो प्रोग्राम कर दिया, तीर्थ यात्रा में करो कि वो श्रवण कुमार टाइप हैं, वो आम आदमी के लिए क्या करते हैं। अब उन्होंने अपनी स्कीम सब्सिडीज वगैरह कर दी ताकि बीजेपी को भी फिर करना पड़ा कि हमने डेवलपमेंट के लिए क्या किया। सारी बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट बदल गई थी जो अरविंद केजरीवाल ने लीड ली थी। तो उस तरह का वो काफी फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियन है, वो पल्स पढ़ सकते हैं, मूड पढ़ सकते हैं। और एक तौर से मुझे पूछो तो आई विल से ही इज मोदी लाइट, क्योंकि जैसे कि जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है वही अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स है। मेगालोमेनियक तो इधर भी मेगालोमेनियक है, वो आम आदमी है, वो चाय वाला है, इधर दिल्ली मॉडल है, उधर गुजरात मॉडल है। मतलब हर पे वो सब्सिडीज वेलफेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, अरविंद केजरीवाल भी वेलफेयर और सब्सिडीज की राजनीति करते हैं। तो मतलब दोनों मैच फॉर मैच है, वो भी 24/7 पॉलिटिशियन है, ये भी 24/7 पॉलिटिशियन है। सो देखा जाए इनके भी करीब में नंबर 2 कोई ज्यादा टिकता नहीं है। वहां एक मनीष सिसोदिया, यहाँ एक अमित शाह है जो नंबर 2 है, लेकिन उनकी टक्कर का नहीं है। तो जो उनकी टक्कर के लोग हैं उनको वो बाहर कर देते हैं। तो इसी तरह का देखा जाए तो ये मॉडल, मोदी मॉडल, इसीलिए अरविंद केजरीवाल इतने खतरनाक है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, बिकॉज उन्होंने देख लिया कि ये बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं। इसलिए वो चाहेंगे कि अगर टक्कर हो आप और कांग्रेस में तो बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस को वो अच्छी तरह से निपट सकते हैं। अरविंद केजरीवाल उनके लिए डेंजर है।
इसलिए अरविंद केजरीवाल एक ही कमी है जो अभी बताया था कि वो उनकी पार्टी लिमिटेड है, उनका कार्डर पूरा इंडिया में नहीं है, इसी को लेकर वो नहीं, उनका एक ही प्रॉब्लम है। अगर पैन इंडिया इमेज बन जाए, अगर वो गुजरात में ट्राई करेंगे, हिमाचल में, जहां भी अगर वो उनकी पार्टी बढ़ती रहे, अगर कांग्रेसीज को लगे कि यहाँ पे कोई होप नहीं है, तो वो कट एंड पेस्ट होके आम आदमी पार्टी के पास चले जाए और उनके पास कार्ड आ जाए, तो फिर बीजेपी को बहुत डेंजर लगेगा, क्योंकि जल्दी तो कट एंड पेस्ट का जॉब है, पार्टी को बनने में 10 साल 15 साल लगेंगे, जल्दी कल तो नहीं होगा कि अगले लोकसभा तक आम आदमी पार्टी एक नेशनल ऑल्टरनेटिव हो जाए। तो एक ही ऑप्शन है, वो प्रशांत किशोर का फॉर्मूला, जैसे कि उन्होंने ममता के लिए हमने डिस्कस भी किया था, गोवा में कर रहे हैं, मणिपुर में कट एंड पेस्ट कर रहे हैं, अब वो कांग्रेस को कट एंड पेस्ट करके अगर अरविंद केजरीवाल ले जाएं, यही उनका एक सोल्यूशन है। नहीं तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परामेंट और आदमी की टक्कर हुई इंडिविजुअल्स की, तो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला तो मैं सोचती हूँ अरविंद केजरीवाल ही है। बिल्कुल, मतलब प्रिया, आप सोनिया गांधी को सजेस्ट कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को अडॉप्ट कर ले। I know. Adam Hindi announced it. मेरे ख्याल she will be very happy with it. ट्रांसप्लांटेशन। प्रेम, आपको क्या लगता है, क्या ये जो बातें कही जा रही है, देखिए अरविंद के साथ आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स क्या है, वो भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, बीजेपी भी राष्ट्रवाद की बात करती है, और बीजेपी भी हिंदुत्व की बात तो करती है। अब ये भी हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं लोगों को, जो है तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं बुजुर्गों, यहाँ तक कि गोवा में भी जाके कहते हैं हम आपको शिरडी ले जाएंगे। तो पॉलिटिक्स तो एक जैसी है लगभग, और टेम्परामेंट भी एक जैसा कि प्रिया कर। हाँ, अरविंद थोड़ा गुस्सैल ज्यादा है और मोदी कैलकुलेटेड है। जी आशुतोष जी, एक तो प्रिया जी ने बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया, और वैचारिक तौर पर जो आपने रखा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वैचारिक तौर पर भी वाकई कोई फर्क नहीं है। फर्क है इस मायने में, जैसे हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी, उसका जिक्र करता हूँ कि आरएसएस का दूसरा बच्चा है आम आदमी पार्टी, पहला बच्चा बीजेपी, दूसरा बच्चा आम आदमी पार्टी। तो वाकई मैं बहुत सहमत हूँ इस टिप्पणी से, इसलिए मैंने जिक्र किया। आम आदमी पार्टी वैचारिक तौर पर बीजेपी के बहुत करीब है, और आम आदमी पार्टी का ग्रोथ, उसका जन्म जो कांग्रेस की कीमत पर हुआ है, कांग्रेस से लड़ करके हुआ है। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आम आदमी पार्टी वहीं ग्रो करती है जहां पर कि कांग्रेस होती है, कांग्रेस की कीमत पर वो ग्रो करती है। अगर अभी के जैसे एमसीडी के संदर्भ में हम बात करें, तो जो बीजेपी स्टांस ले रही है पॉलिटिकली, वो उसका गोल, तत्कालिक गोल अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश, खास करके गुजरात है। तो अब अगर एमसीडी के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाए, जिसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप देखिए चंडीगढ़ का लोकल जो इलेक्शन था उसको उन्होंने जीता, स्थानीय निकाय चुनाव, उसके बाद पंजाब जीता, और पंजाब के बाद अब यहाँ जो जिस तरीके से टाला गया है चुनाव को, उसका वही भय है। अब आपने एक जिक्र किया था अरविंद केजरीवाल जी का कि उन्होंने बहुत बड़ी चुनौती जो है दे दी राजनीति छोड़ने की, लेकिन भाषा पे थोड़ा सा जाइए आशुतोष सर। भाषा में उन्होंने कहा कि अगर निश्चित समय सीमा के भीतर चुनाव करा दे तो ये तो आपको हमको सबको मालूम है कि निश्चित समय सीमा के अंदर तो अब चुनाव होने से रहे, तो वो राजनीति छोड़ने का ये गीदड़ भाग की ही है, वो एक पॉलिटिकल एक मूव है। वो कोई ईमानदारी से नहीं बोल रहे कि राजनीति छोड़ देंगे एमसीडी इलेक्शन अगर हार। वो एक तरीके से चैलेंज थ्रो कर रहे हैं कि हमारे ट्रैप में आ जाएं। वो एक तरीके का ट्रैप प्ले कर रहे हैं, और गुस्से में कहा गया बयान मुझे लगता है। जी, तो ये जो चैलेंज है ना, ये मैं शूडो चैलेंज बोल रहा हूँ, कोई सीरियस चैलेंज नहीं है। हाँ, जनता फिर भी इसमें उतनी बारीकी से चीजों को नहीं देखती है, उनकी बातों में आ सकती है, आ जाती है, तो वो एक चैलेंज दे रहे हैं। मगर हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी क्या वाकई आम आदमी पार्टी को उतनी सीरियसली ले रही कि 2024 तक में वो कांग्रेस को रिप्लेस करके उनके सामने बड़ी चुनौती बनकर सामने आए, ये अहम सवाल है। हमें कतई नहीं लगता आशुतोष सर, कतई नहीं लगता, क्योंकि आम आदमी पार्टी आप दिल्ली को छोड़ करके पूरे देश में कहीं भी बीजेपी के मुकाबले खड़ा नहीं हुई। यहाँ दिल्ली में भी जो खड़ी हुई, पहले कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई, और उसके बाद अपने आप को बनाए रखा, और बीजेपी के भी वोट बैंक को साधा और कांग्रेस के भी वोट बैंक को साधा, और बहुत खूबसूरती से 2020 का इलेक्शन लड़ा, जैसा सभा नकवी जी कह रही थी, बहुत टैक्टफुली उन्होंने इलेक्शन लड़ा। लेकिन पूरे देश में कई उदाहरण देख लीजिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी से लड़ती हुई नहीं दिख रही। इसका कारण वही है, एक आरएसएस का
दूसरा बच्चा है। ये बेसिक कारण है। आम आदमी पार्टी अगर ग्रो करती है तो विपक्ष को साफ करेगी, कांग्रेस को कमजोर करेगी, और ये बीजेपी की जरूरत है। आम आदमी के पार्टी के बढ़ने में बीजेपी का राजनीतिक फायदा है। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के ग्रो करने में, आम आदमी पार्टी के ग्रो करने में बीजेपी इंटरेस्ट न ले, बल्कि वो तो दिलचस्पी लेगी। आप दूसरे जगह देखिए, गोवा में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, जहां कहीं भी आम आदमी पार्टी थोड़ी बहुत सुगबुगा रही है, उससे फायदा किसको हो रहा है? उसको फायदा सीधे सीधे बीजेपी को हो रहा है। और इस चुनाव में, जो गुजरात का चुनाव है, वो मैं फिर से कहता हूं कि गुजरात के चुनाव को ध्यान में रख करके ही ये एमसीडी का इलेक्शन जो है वो इसको टालने की कोशिश की गई है। वो कैलकुलेटिव ढंग से वो चलना चाहते हैं कि गुजरात में कैसे रणनीति बनाई जाए। इस हिसाब से देखो, अब जैसे एमसीडी है, तो एमसीडी ट्राइफर्केट हुआ, मान लीजिए जिस समय 3 हिस्सों में बटा, उस समय क्यों 3 हिस्सों में बटा, और आज क्यों उसको यूनिफाई करने की जरूरत है? तब भी पॉलिटिकल कारण रहे थे, बहुत अच्छा मनोज मिश्रा जी ने बताया। तब भी राजनीतिक कारण रहे थे कि उसको 3 हिस्सों में बांटा गया। उस समय अगर पावर के डिसेंट्रलाइज करने को लेकर के ये सोचा जाता कि ये एमसीडी का ये हिस्सा मजबूत, ये कमजोर, और वो बहुत कमजोर होगा, इसको देख के बांटा जाए, तो शायद ये समस्या नहीं होती। प्रैक्टिकली बहुत लोग सिद्धांततः आज सहमत होंगे कि इसको यूनिफाइड किया जाए, एक किया जाए, लेकिन ये इस वजह से नहीं किया जा रहा है कि एमसीडी को स्ट्रॉन्ग करना है, कि एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। आज भी पॉलिटिकल मोटिव है कि एक सत्ता के समांतर दूसरा सत्ता कैसे खड़ा किया जाए, एक डिमोरलाइज करने का फैक्टर क्रिएट किया जाए, जो अरविंद केजरीवाल जी के सामने एक एमसीडी खड़ा की जाए। जी बिल्कुल। दिलबर गोठी जी, ये जैसा कि प्रेम जी कह रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी गुजरात में ग्रो करती तो कांग्रेस को नुकसान होगा, हिमाचल प्रदेश में ग्रो करती तो कांग्रेस को नुकसान होगा, और अभी हाल में आपने देखा गोवा में 6% वोट लेकर आई, यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी 3.5% वोट लेकर आई। ये सारा वोट वो जो कांग्रेस को डैमेज करता है। तो वैसे में बीजेपी क्यों चाहेगी, या नरेंद्र मोदी क्यों चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को कमजोर किया जाए? देखिए, मैं पंजाब इलेक्शन जब हो रहा था तो दिल्ली के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई कि आप लोग जो है, अगर आप कहते हैं बार बार कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली में 7 साल से एक भी बस नहीं आई, दिल्ली में एक भी फ्लाईओवर नहीं बना, जो थे वो सब शीला दीक्षित की देन है, और दिल्ली में जो है वो एक भी नया स्कूल नहीं खुला, एक भी नया कॉलेज नहीं खुला, और दिल्ली में बिजली जो लोग पे कर रहे हैं उनके लिए बिजली सबसे ज्यादा महंगी है। बहुत सारी बातें हैं जो आरोप लगते रहे हैं। तो मैंने कहा, आप ये बातें अगर केजरीवाल झूठ बोल रहा है तो आप जाकर पंजाब में क्यों नहीं कहते? आप ये बातें दिल्ली में क्या हाल है आपकी नजर में, आप ये जाकर पंजाब में कहिए। तो उन्होंने कहा, हमारी लीडरशिप ने कहा है कि पंजाब में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पंजाब में 2 से 4 सीटें, 2, 3, 4 सीटें आएंगी बीजेपी की। तो आप अपनी एनर्जी यहाँ क्यों वेस्ट करते हो, आप यूपी जाओ। तो दिल्ली के नेताओं को पंजाब भेजने की बजाय यूपी में भेजा गया। तो पंजाब में केजरीवाल को आने दो, ये एक तरह से बीजेपी का, दिल्ली बीजेपी में ये सोच थी। तो उनका ये कहना था कि ये इसलिए किया जा रहा है कि विपक्ष और बिखरेगा। जैसे कि अभी बात कर रहे हैं आप कि अगर केजरीवाल मजबूत होते हैं, पंजाब भी जीत जाते हैं, तो इससे जो राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस और कम होगी। तो ममता बनर्जी, केजरीवाल, इतने सारे विपक्ष के नेता हो जाएंगे कि उनकी आपस में कभी बनेगी ही नहीं। तो इससे मोदी मजबूत होते हैं दूसरी भाषा में। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के अंदर भी ये सोच है कि केजरीवाल अगर कुछ थोड़ा सा मजबूत होते हैं और वो कांग्रेस का वोट उनको ट्रांसफर होता है तो उससे बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला नहीं। तो फिर दिल्ली में क्यों कमजोर करने की कोशिश की जा रही? दिल्ली में तो इसलिए कमजोर करने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में केजरीवाल सीएम है, केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। अगर दिल्ली में दिल्ली सरकार को कमजोर किया जाता है, आज दिल्ली के सीएम का जो दर्जा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट मिनिस्टर के बराबर है, और भगवंत मान कैबिनेट मिनिस्टर हो गए हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल मतलब अगर दर्जे के हिसाब से देखा जाए तो भगवंत मान से नीचे है। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो उनकी हालत ये हो जाएगी, या दिल्ली सरकार को खत्म, स्टेट गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाए, तो क्या दिल्ली के मेयर बनना पसंद करेंगे केजरीवाल? तो केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ने के लिए कि दिल्ली में केजरीवाल की हस्ती खत्म हो जाए और फिर
दिल्ली, चूंकि दिल्ली की अपनी एक हैसियत है, दिल्ली का अपना एक सिग्निफिकेंट है कि दिल्ली में ये पार्टी 1957 में जनसंघ दिल्ली नगर निगम से ही शुरू हुआ था। दिल्ली नगर निगम का सबसे पहला चुनाव जनसंघ ने तब लड़ा था, तो वो और उसकी जीत ने सबको झकझोर दिया था कि क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में केजरीवाल कमजोर हो जाए, ये सब उसके लिए हो रहा है। पहला सरकारी पद केदारनाथ मनोज जी, आप साहनी मनोज जी आपकी क्या राय इस पे? मैं थोड़ी सी दूसरी बात, मेरा मानना ये है कि एक तो मुझे लग रहा है कि जो आप आशंका आप जता रहे हैं उसमें भी दम है, लेकिन तुरंत जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि नगर निगम को थोड़ा ये स्ट्रेंथन करेंगे, और स्ट्रेंथन करके पैरेलल जैसे पहले से चल रही थी व्यवस्था। आपकी जानकारी में है कि पहले जब सेम कांग्रेस का मेयर और कांग्रेस की दिल्ली सरकार, बीजेपी का मेयर और बीजेपी की दिल्ली सरकार में भी कंट्राडिक्ट रहा है, क्योंकि शहर का पहला नागरिक मेयर होता है, तो जो डिग्निटी विदेश से आएंगे उनको रिसीव करना, विदेश जाना, ये सब कंट्राडिक्ट पहले होता रहा है। 3 मेयर होने से ये कंफ्यूजन वैसा नहीं है। एक करने का उद्देश्य जो आप कह रहे हैं उसमें सत्यता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसको बहुत लंबा टालने के बजाय केंद्र सरकार थोड़ा स्ट्रेंथन करेगी, थोड़ा इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत बना के, और निश्चित रूप से आपके मन में जो आशंका है कि कहीं न कहीं केजरीवाल जी को झटका देने के लिए ये ताकतवर बनाएंगे। लेकिन जो हालात दिल्ली में हैं, चाहे चुनाव 6 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो, मुझे नहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ये आसानी से हरा पाएंगे नगर निगम जो माहौल बना है। मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर या किसी का की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर केंद्र सरकार ईमानदार है आपके माध्यम से, तो मेरा मतलब एक दिल्ली के नागरिक के नाते एक अपील है कि ये मौका अच्छा है, इस पे एक व्यापक बहस कराई जाए, क्योंकि तमाम अगर आप दिल्ली में जब 1993 में जो सरकार विधानसभा पहली बनी है, वो एक दिन की तैयारी में तो नहीं बनी है। पार्लियामेंट में बहस हुई, एक्ट बना 91 में, फिर उसके बाद हमने विधानसभा चुनाव लड़ा, कई सरकारें बन गई, बीजेपी की एक सरकार रही, कांग्रेस की 3 सरकार, आम आदमी। तो इस पे एक व्यापक बहस हो कि अगर आपको विधानसभा रखना है उसका क्या स्वरूप और आप चाहते हैं, और नगर निगम रखना है तो नगर निगम को उस तरह से रखें, या जैसे बाकी राज्यों में नगर निगम है कि आप दिल्ली के एक यूटी, जैसा अभी दिलवर जी बता रहे थे कि एक आपने विभाग बनाया, उसका एक सेक्रेटरी है, उसके अधीन वो, जो अब शुरू में सबसे पहले हम इनफॉर्मल ढंग से सवा जी सवाल कर रही थी, उसमें ये है कि पूरा का पूरा बजट नगर निगम की अपनी आमदनी से बनता है, और प्लस जो दिल्ली में साफ सफाई और इसके लिए जो पैसा दिल्ली सरकार, जो दिल्ली वित्त आयोग सिफारिश करता है कि उसके एवज में दिया जाए, वो पैसे नगर निगम को मिलते हैं। और तीसरा जो स्रोत है नगर निगम का, वो ये है कि कभी केंद्र सरकार की कोई योजना चल गई, जवाहरलाल नेहरू सफाई शहरी विकास और फलना, इस तरह से पैसे मिलते हैं। तो पूरी तरह से इनको अपने बजट को अपने से बनाना होता है, और आमदनी के जरिया घट गए, खर्चे बढ़ गए, इसलिए नगर निगम फायदे में आएगी ऐसी उम्मीद हाल फिलहाल में लोगों को लग नहीं रहा है। और इस हालात में कि आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा बता रहे हैं कि ये फ्री और वो फ्री, तो निश्चित रूप से जनता जब चुनाव का टाइम आएगा तो उनको वोट बीजेपी को नहीं देगी। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी आने वाले समय में ये इसको स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि एक अरविंद केजरीवाल जी को एक झटका दिल्ली से वो देंगे, भले वो दूरगामी जाएं। मैं कुछ जी मनोज जी आप खत्म, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। ये जो आरएसएस वाली बात, आज के दौर में हम कहते हैं राहुल गांधी जाएंगे तो आरएसएस, सब कांग्रेस वाले आरएसएस बन जाएंगे। बचपन में भी मैं सुनती थी, क्योंकि मैं हमारे खानदान में, कि आधी कांग्रेस तो आरएसएस वाली है, जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस ठीक थी, आधी तो असली आरएसएस है। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, अब अगर राहुल गांधी निकालेंगे तो क्या, हाल ही में मैं एक बड़े कांग्रेस नेता से डिनर पे, उन्होंने भी ये कहा कि बस जो वो अगर गांधी परिवार चला जाएगा तो वो आधे तो आरएसएस वाले। तो ठीक है, जो ये आरएसएस वाली बात, तो हम लोग क्या मान के चले कि आधा हिंदुस्तान छुप के सालों से आरएसएस बैठी हुई है,
अब वो बस उभर के आ रही है। ये मैं लाइटली नहीं कह रही हूँ, हो सकता है ये इसमें सत्य भी हो, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला। दूसरी बात, मैं इससे भी अग्री नहीं करती ये कि अरविंद केजरीवाल फोर्सफुल लीडर है, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल अलग है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी ने 5 बार अपने कपड़े कॉस्ट्यूम बदले, 5 बार वो अपना मफलर या स्कर्ट वो पहन के घूमते जाते हैं, वो सीधी बात करते हैं। दूसरी बात उनका, क्योंकि मुझे किताब लिखनी पड़ी, मैंने उनके प्री पॉलिटिक्स इतिहास भी देखा। परिवर्तन में जो उन्होंने पानी आंदोलन, बिजली आंदोलन, ये सब निकाला, इसलिए इसके वजह से उनको ये लोकल टेक्निकल चीजों पे पकड़ है। इसलिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि बहुत सारी स्टोरीज है कि वो चिल्ला रहे हैं ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये काम, क्योंकि वो जानते हैं काम कैसा होना चाहिए। इस तरह की चीजें, आइडियोलॉजिकल चीजों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। इस तरह की कि पानी का क्या हो, बिजली का क्या हो, वो कुछ उनको समझ सभा एक बहुत ही मेरे दिमाग में बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, क्योंकि जो दिल्ली की जीत है आम आदमी पार्टी की, चाहे वो 2013 की जीत हो, 2015 की जीत हो, 2020 की जीत हो, ये तीनों जीत वो जीत थी कि हर बार लोगों ने उनको अंडर एस्टिमेट किया और हर बार वो ज्यादा बहुमत से जीत कर आए और वो वेव क्रिएट करने में माहिर है। इसी तरीके से इस बार भी लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया और 92 सीट लेकर आए। तो क्या इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दिया? मैं आपसे अब सवाल करने वाली हूँ, मैं आपसे सवाल करने वाली हूँ। अब मैं सभा नो सीरियस इंफॉर्मेशन गैदरिंग, नॉट जोकिंग। लेट मी कंप्लीट। अब मेरा सवाल ये है कि कल अगर खुदा न खास्ता ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि देश के अंदर एक वेव क्रिएट हो जाए, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश में एक वेव क्रिएट किया। लोग ये कह रहे थे गुजरात के बाहर नरेंद्र मोदी को कौन स्वीकार करेगा, गुजरात का मिजाज बिल्कुल अलग है। जो आज जो लोग उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, अगर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्या इस बात की क्या गारंटी कि वेव क्रिएट नहीं कर देंगे? हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आशुतोष की अंदर से तो लेकिन जो मैंने देखा है वो अलग शख्सियत है नरेंद्र मोदी से। वो कुछ चीजों पे ऑब्सेस्ड हैं, यस, वो गुस्सा भी हो जाते हैं और उनका अंदाज बोलने का बिल्कुल अलग है। नरेंद्र मोदी कहाँ कहाँ की बातें करते हैं, उनको फैक्ट चेक में आप नहीं पकड़ पाएंगे अरविंद केजरीवाल को। ये वो चैलेंज करते हैं, वो स्पेसिफिक चीजों की बात करते हैं, वो ये एक स्टाइल अलग है बिल्कुल। तो वो चाहे जो भी हो, हम कह सकते हैं लोहा लोहे को काटता है, ये सब हम लोग क्लीशेज की बात कर सकते हैं, लेकिन डिटेल्स अलग है, बैकग्राउंड अलग है। बैकग्राउंड वो आंदोलन वाला है, मैग्सेसे अवार्ड विनिंग, कुछ चीजों पे वो आ चुके हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो आई थिंक इंजीनियर भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, वो सब उनका अलग बैकग्राउंडिंग है उनकी, और लिमिटेशंस भी हैं, वो सब है। लेकिन वो मैं नहीं मानती कि वो नरेंद्र मोदी के ऑपोजिट नरेंद्र मोदी जैसे हैं। मैं थोड़ा सा अलग हूं बिल्कुल, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरा उनका हिंदुत्व पे चलता है। सबसे पहली बात, पूरा उनका हिंदुत्व पे चलता है, उसी पर वो हिंदू हृदय सम्राट बन के आए हैं। हाँ, और ये एक तो ये, दूसरी बात, ये आरएसएस का जो फॉर्मूला है, हर जगह आरएसएस बैठी है। अब कांग्रेस पे भी आरएसएस का ही हुक्म चलेगा लगता है इतिहास में, आम आदमी पार्टी भी आरएसएस से ही चल रही। अब सब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वहां आरएसएस ने आप पे वोट ट्रांसफर कराया, और कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जाएंगे तो हम भी आरएसएस हो जाएंगे। ये मैं बस ये बात अपनी रख रही हूँ। ये मैं गलत कह रही हूँ? आशुतोष, मुझे आपसे आपको क्या लगता है? आपकी राय भी बहुत जरूरी है इस मामले में। आपको क्या लगता है? मैं जब पैनलिस्ट की तरीके से आऊंगा तब मैं जरूर अपनी बात रखूंगा। प्रिया सहगल अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर उनके पैनल पे जाकर अपनी बात करूंगा। प्रिया अभी तो कुछ इंटरव्यू करना चाहती थी। ये अरविंद केजरीवाल ने बदलाव भी काफी देखने को मिला। एक अरविंद केजरीवाल वो थे जो मफलर पहना करते थे, जो खासा करते थे, और वो केजरीवाल थे जो हवाई चप्पल में घूमते थे। आज देखिए उनके बाल बिल्कुल करीने से खड़े होते हैं, वो मफलर गायब हो चुका है, शर्ट जो है वो आजकल बिल्कुल मॉडर्न तरीके से स्टाइल में है। तो आदमी में बदलाव, और वो हनुमान चालीसा भी करने लगे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर है। प्रिया, अन्ना मूवमेंट भी तो भारत माता के नीचे हुआ था। अन्ना मूवमेंट में मैंने पूरा चैप्टर लिखा है, मिश मैश ऑफ नेशनल हिंदुत्व एवरीथिंग, वो सब था। और अन्ना मूवमेंट का सपोर्ट भी आरएसएस का था, वो भी हमें पता है। बिल्कुल। तो देयर इज, मैं ये नहीं कह रही थी सभा के वो जुड़वा भाई हैं। आई मीन आपने तो बिल्कुल पॉइंट फॉर पॉइंट कर दिया। मैं दोनों को जुड़वा भाई नहीं कह रही हूँ, दोनों के अलग अलग हैं,
पर No, no, I'm not broadly, contradicting. हाँ, no, broadly, I'm yes, just I get broadly your point. politics No, no, है, we, और जो हाँ, हाँ. स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, द करिज्मेटिक पर्सनालिटीज जुड़वा है, है, द एक वन लड़का पार्टी है है। एक लड़की है, कह सकते हैं। ठीक है प्रेम, बाद में पहले प्रिया को कंप्लीट कर देने दो। प्रिया, तो मेरा पॉइंट वो था कि देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी दोनों के बीच में, और जो अगर एक का टक्कर कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल ही मोदी का टक्कर कर सकते हैं, बिल्कुल। सो मेरा वो पॉइंट था। दूसरा, यस, दोनों का, और अरविंद केजरीवाल फ्लेक्सिबल बहुत है। उन्होंने देख लिया पहले कि वो आए थे कि हम मुकाबला करेंगे मोदी का, टक्कर करेंगे, रोज धरना हो रहा था, ये हो रहा था। फिर उनको समझ आई कि ये टक्कर जो ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से, शीला दीक्षित के साथ टक्कर लेने से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ टक्कर लेने से उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। तो उन्होंने ये जल्दी से सीख लिया। और चुनाव के बिल 6 महीने पहले, जैसे कि मैंने कहा, वो बिल्कुल ही एक तौर से जो बीजेपी की बी टीम भी कहलाए जा सकते थे, जो जिस तरह के वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, जिस तरह का वो अपनी तरफ से अपना वो कर रहे थे स्क्रिप्ट। अदरवाइज उनका कैरेक्टर, उनका वो आंदोलन से आए हैं, वो IRS में, मतलब घर में मेरी माँ को देखो, वही उनके पास जाती थी अपना इनकम टैक्स वाला का, वो IRS का सारा, वो उनको सबको मदद करते थे, उनके जो NGO खोले थे। तो ही हैज हेल्प्ड अ लॉट। RWS सिस्टम जो है, जैसे कि RSS के लोग करते हैं ना हेल्प, घर घर का सेवा, ये वो, उसी तरह के मैं देख रही हूँ आम आदमी पार्टी का भी जो पकड़ है, जो जैसे शीला दीक्षित का भागीदारी सिस्टम था, उस तरह से उनका सिविक थिंग में बहुत पकड़ है। लेकिन अब वो ही देखना है कि अरविंद केजरीवाल को बाकी लोग आगे जाने देंगे या नहीं। अभी बाकी सबने बोला था कि बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल आगे जाए एक हद तक। मैं सोचती हूँ कि पहले ये सही था, लेकिन अब जो पंजाब की जीतने के बाद बहुत बदल गया, क्योंकि पंजाब के बाद एक बड़ा स्टेट आ गया आम आदमी पार्टी के बाद। पंजाब के बाद उनकी नजर गुजरात में है, गुजरात में मोदी का गढ़ है, उनकी नजर हिमाचल में है, जो सिर्फ कांग्रेस का बेस्टन नहीं है, इवन बीजेपी का है। तो इसके बाद पंजाब के बाद सब पलट गया, और मुझे लगता है कि बीजेपी अब नहीं चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल आगे जाए, और कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं चाहेगी, और बाकी पार्टियां भी, ममता वगैरह भी, कांग्रेस के साथ उनको लगता है कि उनका कुछ काम हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती हैं। तो उनके पास वो लड़ेंगे सिर्फ बीजेपी से नहीं, लेकिन अपने सिस्टम से भी। अब उनको अगली बारी अगर धरना करेंगे तो ममता दीदी मुझे नहीं लगता भागती भी आएंगी, ना कोई और स्टालिन या कोई तेलंगाना वाले जैसे कि आए थे। अब मुझे लगता है थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल एकला चलो हो जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रिया, अब बंगाल में भी आम आदमी पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, और वहां भी तैयारियां चल रही हैं। प्रेम जी, पंजाब में उन्होंने शपथ ग्रहण में किसी भी दल को नहीं बुलाया। ने पहले भी नहीं बुलाया था, पहले भी, पिछली बार भी नहीं बुलाया, जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा। प्रेम जी, आशुतोष जी, देखिए, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो वेब है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के समय में वेब क्रिएट किया, तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए भी ऐसा वेब क्रिएट हो सकता है? तो देखिए, मेरा मानना है कि कैपिटलिस्ट, जो इस देश के कैपिटलिस्ट हैं, वो क्या सोचते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है। कि तब देश के कैपिटलिस्ट खड़े थे, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े थे, और उन्होंने पूरे देश में उनके लिए वेव क्रिएट करने के लिए एक माहौल बनाया, और वो जो पंपिंग हुई उसका वो नतीजा था। RSS था, कैपिटलिस्ट थे, और उस समय आप ये भी देखेंगे कि कांग्रेस से कैपिटलिस्ट का मोह भंग हुआ था। रतन टाटा जैसे लोगों ने खुल करके आलोचना की थी, कभी टाटा समूह ने किसी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, लेकिन तब कहा था। तो एक पूरे देश में एक शिफ्ट हुआ था। क्या आज कैपिटलिस्ट नरेंद्र मोदी जी से शिफ्ट होकर के अरविंद केजरीवाल के लिए बोलने के लिए तैयार होंगे या हैं? ऐसी परिस्थिति बनी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, कांग्रेस के कॉस्ट पर ग्रो कर रही है, तो अगर लगेगा इस देश में कि नेतृत्व को बदला जाना है, बीजेपी को बदला जाना है, कैपिटलिस्ट की चॉइस क्या होगी, तो वो हो सकता है कि कांग्रेस के बजाय वो आम आदमी पार्टी चॉइस बने। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, ये 2024 में नहीं होने जा रहा है। तो ये बात पक्की है। तो इस हिसाब से हम देखें तो आम आदमी पार्टी को अभी ग्रो होने में टाइम लगेगा, कांग्रेस का विकल्प बनने में भी, कांग्रेस को सब्स्टिट्यूट करके अपने आप को खड़ा करने में भी वक्त लगेगा। उस हिसाब से गुजरात का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बिल्कुल, आपने कहा गुजरात का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक चीज जो आम आदमी पार्टी के बारे में लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, मैं कहता हूं अंडर एस्टिमेट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को अगर गुजरात में आपने समर्थक खोजने हो तो तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को वहां समर्थक नहीं मिलेंगे। लेकिन आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएंगे, आपको आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के समर्थक मिल जाएंगे, यहां तक कि गाँव में भी मिल जाएंगे। ये एक ऐसी हिडन
उनका सीक्रेट है जो शायद लोगों को उतनी जानकारी इस बात की नहीं है। तो जहां कांग्रेस का हर आदमी मौजूद है, हर जो कांग्रेस दावा करती है, आरएसएस कहती है, उनका हर जगह मौजूद है, उसी तरीके से कम संख्या में ही सही लेकिन आम आदमी पार्टी के सिंपैथाइजर और उनके समर्थक मौजूद है। इसलिए मैंने कहा कि अगर मान लीजिए जो पंजाब की स्थिति पैदा हुई, वो स्थिति भी अगर अकस्मात किसी कारण से पैदा होती तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके बारे में जाहिर सी बात है देश के प्रधानमंत्री को हम लोगों से ज्यादा जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस बातचीत में शामिल होने के, थैंक यू सो मच। और सभा, जब आप मुझे अपने किसी डिबेट में बुलाइएगा तो मैं जरूर आऊंगा। मैं कहा, अरे मैं कहा डिबेट करती हूँ। हाँ आशुतोष, मुझे आपसे सवाल करने हैं। हाँ मैं डिबेट करूंगी, सभा और आशुतोष सब। हाँ प्रिया ये करना। हाँ मैं जरूर आशुतोष से सवाल करें।